साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है उसका एक टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर आपने देखा होगा कि हर एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं आरएस का एग्जाम हो, सीईटी जो राजस्थान में होगा अभी, जो आपके अक्टूबर में इसकी डेट आई है, 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, पटवारी का एग्जाम हो, या हम बात करें आपके एसएससी का एग्जाम हो, या भी आरपीएफ में जो कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है उसमें भी पूछा जाएगा, बैंक के अंदर हो, या फिर हम बात करें आरएस मेंस के अंदर हो, ठीक है, या फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो या सेकंड ग्रेड के अंदर हो, कुछ पार्ट इंग्लिश का आता है। तो इंग्लिश हमने अगर पढ़ ली तो हमारे जो है 3 से 4 नंबर जो है कहीं नहीं जाने वाले, और इतनी आसान भाषा में, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें इंग्लिश का थोड़ा सा लोचा रहता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है, क्योंकि 12th के बाद इंग्लिश पढ़ी नहीं होती है। इंग्लिश में थोड़ा राजस्थानी हो या फिर अन्य जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनका जो है थोड़ा सा हाथ क्या रहता है दोस्तों, तंग रहता है। तो इंग्लिश की थोड़ी सी दिक्कत है, इस दिक्कत को ही दूर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, और हम जो है आज की क्लास में मॉडल्स करेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स कराएंगे। आसान भाषा के अंदर हमारा जो है ये पैटर्न रहने वाला है। क्लास में ही सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आरएस, सीईटी, एलडीसी, हाई कोर्ट, एसएससी, आरपीएफ, सारी जो भर्तियां हैं आपकी, उसके अंदर जो इंग्लिश का मॉडल्स वाला पार्ट है वो आपके जो है गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ही आप क्लास में जुड़ना, अन्यथा आप पूरे यूट्यूब पे भटक लो, बहुत सारी जो क्लासेस आपको मिल जाएगी, लेकिन जहां से आपको समझ में आता है वहां से आप पढ़ो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर सीरियस स्टूडेंट है तो केवल क्लास को देखो, करना कुछ नहीं है, बस बैठ के देखना है जब तक क्लास चल रही है, और आपको जो है आसानी से समझ में चीजें आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडल्स के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन देखेंगे कि दे वर्क हार्ड सो दैट दे कैन पास। अब इसमें मॉडल कहां है, आपको पता है कि इसमें कोई भी जो सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम बात करें मेन वर्ब होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, या थर्ड फॉर्म हो गई, या एस आई एस आई एन जी हो गई, है ना। उसके बाद जो है अदर जो चीजें आ जाती है वो हो जाता है, या ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। तो इस तरह से जो सेंटेंस का निर्माण होता है। अब इसमें क्या है, मॉडल्स का क्या रूप रहता है, मॉडल्स कहाँ आते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर्स, ऑब्जेक्ट, इस तरह से आते हैं। तो आप ये देखो, जो मैंने ऊपर जो सेंटेंस लिखा है इसमें मॉडल्स का है। तो देखो आपने देखा होगा कि कैन जो आ रहा है, कैन क्या है आपका, मॉडल है। कैन क्या है दोस्तों, आपका मॉडल है, और ये मॉडल जो है आपका कैन है, और कैन हो गया। अब जैसे मैं आपको यहाँ लिखा देता हूं कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स की जो फॉर्म होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस में जो ये शब्द आते हैं, ये जो वर्ड आते हैं, वो जो है आपके मॉडल्स कहलाते हैं। अब देखो आप, ये पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा मॉडल्स की फॉर्म, ठीक है। तो यहां देखो आप, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट, इनका कहां कहां यूज होगा, किस किस सेंटेंस में कौन कौन सा यूज होगा, वो सारी आगे हम चर्चा करेंगे। बस जुड़े रहिए। और दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही जो है आसान भाषा में इंग्लिश अगर सीखनी है, आपको एग्जाम अगर क्रैक करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। जब भी मैं जो है क्लास अपलोड करूं या कोई क्लास आपकी लूं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप जो है तुरंत ज्वाइन करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वुड, शुड, मस्ट, है ना, मस्ट हो गया, आपने देखा होगा मस्ट नोट भी कई जगह आता है, तो ये भी आपके मॉडल है ना। नीड नोट भी आता है। अब इसका प्रयोग कहां कहां पे होता है हम बात करेंगे कि कहां कहां इसका प्रयोग होता है। डेयर नोट हो गया आपके, यूज टू हो गया, ये सारे मॉडल हम पढ़ेंगे आज, और सारे मॉडल पढ़ेंगे, और हमें जो है
सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, मस्ट नोट हो गया, नीड नोट, डेयर नोट, यूज टू, आउट टू, और विल और शैल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। विल और शैल आपको पता है कि जो टेंस होते हैं उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, तो विल शैल का यूज मॉडल के रूप में भी होता है ना। तो ये मॉडल की फॉर्म हो गई। अब मॉडल की फॉर्म हमने देख ली, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मॉडल जब भी आते हैं तो इनके साथ जो है, ये जो सारे मॉडल है इनके साथ सेंटेंस में हमेशा क्या क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से सुनना, बिना सुने और बिना समझे जो है डिसीजन मत लेना। जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार ढंग से सुनो, जब मैं कुछ बात खत्म कर दूं उसके बाद ही आपको जो है कुछ बोलना है, ठीक है, एस या ईएस, ठीक है। तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों नहीं आती है। क्या नहीं आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस भी नहीं आता। तो सर क्या आता है, तो देखो मॉडल के साथ, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं एग्जांपल देके, कि जब भी हम मॉडल पढ़ते हैं तो मॉडल जैसे एक ऐसे आ गया, वुड स्टोलन, ठीक है, कैन, या हम बात करें कुड रन, या हम बात करें माइट अपीयर्स। अब देखो, अब ये क्या सही है, हमें ये देखना है क्या ये सही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वुड क्या है, मॉडल है, कुड क्या है, माइट क्या है, मॉडल है। अब वुड के साथ ये स्टोलन दिया हुआ, स्टोलन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपको मैंने बताया ऊपर की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अगर इस तरह से सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाता है तो दोस्तों वो होता है गलत, ठीक है, ये होता है दोस्तों गलत होता है। इसी तरह से कुड रन, ये रन क्या है, रन है सेकंड फॉर्म, रन क्या है दोस्तों सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म भी नहीं आती है। माइट अपीयर्स, तो माइट अपीयर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ गया, तो ये भी नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या, तो दोस्तों क्या आएगा, तो मैं यहां पे इसको बताता हूं कि हमेशा मॉडल्स के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका जो सही रूप होगा वो क्या होगा, वुड स्टील, हाँ चुराना, ठीक है, कुड रन, कुड, ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहां पे आएगी फर्स्ट फॉर्म, कुड रन, ठीक है। इसी तरह से ये माइट हो गया, माइट के साथ अपीयर आएगा ओनली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है थर्ड फॉर्म भी नहीं आई, सेकंड फॉर्म भी नहीं आई और फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आई। अगर ऐसे आई आ रहा है तो आएगा क्या, तो आपने देखा हुआ ये सही है बिल्कुल, स्टिल, रन, अपीयर। तो आपको यहां समझ में आएगा कि वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ। तो एक नियम हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। दूसरा, ये मॉडल्स होते कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि मॉडल की जो है कौन कौन से होते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, मस्ट नोट हो गया, नीड नोट हो गया, डेयर नोट हो गया, यूज टू हो गया, आउट टू हो गया, विल हो गया, शेल हो गया। तो ये जो है आपके मॉडल के क्या है, फॉर्म्स हैं। इनका उपयोग किस तरह से होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे एक एक मॉडल को उठा के। तो आपको एक फॉर्मूला बना लेना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कि जब भी सब्जेक्ट आए, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा मॉडल आएगा। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, मॉडल आ गया, है ना, मॉडल आ गया सब्जेक्ट के साथ, और मॉडल के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको ये बता दिया। अब एक फॉर्मूला और यूज कर लो, वो भी हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो, जब भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो उसमें मॉडल आएगा, और मॉडल के साथ है ना ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो बी आएगा, और बी आएगा तो बी के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो सिंपल सा याद रखना है कि अगर मॉडल अगर सब्जेक्ट से शुरू है तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर मॉडल ऑब्जेक्ट से शुरू है तो ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट से शुरू मॉडल होगा तो उसमें बी आएगा और आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे, अब देखो इसका ऐसे होगा कि जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ठीक है। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो मॉडल आ गया कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई लिफ्ट।
तो ये हो गया पहले वाले इससे सूत्र से, पहले वाले फॉर्मूले से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मॉडल आ गया, बात करता। लेकिन अगर ये इस तरह से आ जाता कि दिस टेबल, अब मॉडल आएगा कैन, तो यहां पे आएगा बी लिफ्टेड, ठीक है, दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड। तो ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया मॉडल, ये आपके आ गया बी। तो आगे दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमेशा बस केवल ये चीज हमें जो ध्यान रखनी है कि ये जो है आपको, ये थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर से शुरू होता है मॉडल का सेंटेंस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ऑब्जेक्ट से शुरू होता है मॉडल का सेंटेंस तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी बेसिक चीज थी। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो है टॉपिक, और टॉपिक शुरू तो कर दिया लेकिन हमने अभी बेसिक चीज समझाई है। अब हम देखो जो मैंने आपको मॉडल की फॉर्म बताई थी उसमें हम जो है बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं कैन की। तो कैन की जो हम बात करने वाले हैं, तो कैन का यूज कहां कहां होता है हमें ये देखना है। तो आपने ये देखा होगा एबिलिटी है ना, आपने देखा होगा कैपेसिटी। जब भी सेंटेंस में कैपेसिटी, एबिलिटी, ठीक है, पावर की बात आ जाए, स्ट्रेंथ की बात आ जाए, या स्किल की बात आ जाए, या इंटेलिजेंस की बात आ जाए, सेंटेंस का जो भाव है उसमें अगर एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों योग्यता, क्या होता है, योग्यता। और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, पता होगा। पावर का मतलब आपको पता है शक्ति होता है, स्ट्रेंथ का मतलब भी शक्ति होता है ना, स्किल का मतलब भी एक तरह से योग्यता ही होता है। तो इंटेलिजेंस का बुद्धिमत्ता आपको पता है। तो जहां भी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इंटेलिजेंस और नो हाउ टू ये आ जाए, या हम बात करें कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आ जाए, फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आ जाए, तो दोस्तों आपके जो है हमेशा सेंटेंस में कैन का यूज होगा। कैन का मतलब कैन का जो है मीनिंग होता है सकता है ना। कभी भी सेंटेंस में जो अंतिम उसमें आता है ना, तो उसमें आता है सकता है। तो एबिलिटी की जहां बात है तो अपने हिंदी से थोड़ा सा देखना है, थोड़ा समझने के लिए मैंने बताया है। एबिलिटी की जहां आ जाए सेंटेंस में बात, कैपेसिटी की बात आ जाए, क्षमता की बात आ जाए, पावर की बात आ जाए, स्ट्रेंथ की बात आ जाए, स्किल की बात आ जाए, इंटेलिजेंस की बात आ जाए, या नो हाउ टू की बात आ जाए, है ना, जानने के लिए, और फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आ जाए, तो वहां पर जो है हमें कैन का यूज करना है। अब कैसे यूज करना है कैन का, तो उसका थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि एग्जांपल, जैसे आई डैश स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूं, है ना। तो यहां पे मैं तैर सकता हूं, इसमें क्या है इसमें इसकी स्किल है, स्किल की बात आ रही है। जैसे तुम तैर सकते हो, तो इसमें स्विम कर सकते हो, तो वो स्किल, सब तो नहीं तैर सकते, कुछ लोग ही तैर सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ी स्किल है, स्विमिंग आती है उसको। तो यहां पे आ जाएगा कैन, आई कैन स्विम। क्या आएगा दोस्तों, आई कैन स्विम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये आपको दिमाग में रखना है कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इंटेलिजेंस, और ये जो सारी चीजें हैं आपके अगर आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है कैन का यूज होगा, सेंटेंस को देख के कैन का यूज होगा। अब यहां पे एक नोट लगा लो, ठीक है, 10 रुपए का नोट लगा लो, और नोट में लिखो, यदि सेंटेंस में, देखो समझना चीजों को, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो, सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो, यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, तो कैन की जगह क्या आएगा, कैन के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, कुड का प्रयोग होगा। कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। अगर सेंटेंस ही हमारा पास्ट टेंस में चल रहा है तो फिर मॉडल कैसे प्रेजेंट टेंस में चलेगा। तो कैन की जगह कुड आएगा, ये ऐसे कर लो, कैन की जगह कुड हो जाएगा, सिंपल सी बात है अगर पास्ट टेंस में है। दूसरा नोट लिखो कि यदि सेंटेंस
यदि सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव हो, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव हो, ये हमें सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट है कि फॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट का तो मैंने अभी आपको बताया कि कैन आएगा, है ना, लेकिन अगर सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव हो तो कुड का भी उपयोग होगा, कुड का उपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस में हमेशा ये ध्यान रखना है, सेंटेंस को हमेशा मॉडल करने के लिए हमें जो है एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें पहले सेंटेंस समझना है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। टिपिकल तो आते नहीं है, थोड़ा बहुत हमें जो है समझ में आ जाएगा, है ना, पर सेंटेंस को पढ़ने के बाद। जैसे अभी हम आगे करेंगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव के अंदर, पोलाइट रिक्वेस्ट की हम बात करें तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, कुड आएगा। ठीक है, कुड आएगा। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो क्या आएगा, कुड आएगा कैन की जगह। और पोलाइट रिक्वेस्ट की बात है तो क्या आएगा आपके, क्या आएगा दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड आएगा। और आपके आगे मैंने बताया था पहले कि फॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो क्या आएगा दोस्तों, कैन आएगा, उसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, कैन आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से, कोई दिक्कत? इसी तरह से हमें पढ़ना है और पढ़ने हैं आपको, बस थोड़ा सा भरोसा रखना है। भरोसा रखोगे आप जग जीत लोगे, नहीं तो आप जो है यूट्यूब पे इंग्लिश की क्लास ही सर्च करते रहोगे। ठीक है, ये जो कंटेंट है आपको एक बढ़िया कोचिंग का कंटेंट है, जो मतलब आपको जो है 40 से 50 हजार रुपए की क्लास लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये कंटेंट मिलेगा। और ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसकी थोड़ी वैल्यू समझो, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप वैल्यू समझोगे, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद ही पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यार सही में हमारे जो है, जो इंग्लिश से हम डरते थे तो वो डर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा कैन का मॉडल कंप्लीट। तो कैन का में क्या चीजें ध्यान रखना है हमें कि एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल और इंटेलिजेंस के लिए हमेशा कैन आता है। और कैन के साथ अगर पास्ट टेंस आ रहा है तो कैन का यूज की जगह कुड का यूज होगा। यदि सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है तो कुड आएगा, और अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट का भाग है तो कैन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें आगे चलना है और आगे देखना है हमें सेकंड वाला मॉडल, उसका नाम है मे आपने बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, तो मे का यूज कहां कहां होता है वो देखो, मैं आपको बताता हूं। मे का यूज होता है परहैप्स, जहां सेंटेंस में परहैप्स का भाव होता है, शायद का भाव होता है। परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स मतलब शायद, जहां पे भी ऐसा भाव आता है तो वहां पे जो है आपके मे का यूज होगा। गैस आ जाए, अनुमान की बात आ जाए तो अनुमान के लिए भी मे का यूज होता है कि बारिश होने वाली, लगता है बारिश होने वाली, अनुमान कर रहे हैं ना। तो इस तरह से जो अनुमान की जहां पे बात आए तो वहां पे क्या आएगा, मे आएगा। यदि सेंटेंस में हमें कोई लगता है कि 50% पॉसिबिलिटी है किसी चीज की होने की, 50% पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी 50% जब भी आए तब क्या आएगा, मे। अब आप बोलोगे कि सर अगर 50% पॉसिबिलिटी के अलावा अगर 100% पॉसिबिलिटी है तो क्या आएगा, 50 से कम पॉसिबिलिटी है तो क्या आएगा, सब बताऊंगा। आप बस वीडियो को देखो, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, सब बताऊंगा मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि परहैप्स, गेस और 50% पॉसिबिलिटी, या हम बात करें कि किसी को हम विश करते हैं ना, कि किसी का बर्थडे है या गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो, है ना, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, है ना, ब्लेस देते हैं, या हम बात करें किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, या हम बात करें हम किसी को क्या देते हैं, श्राप देते हैं, कर्ष देते हैं। श्राप को क्या बोलते हैं, ये यहां पे लिख लो, श्राप। ठीक है, श्राप देते हैं तो उसको बोलते हैं कर्ष, बोलते हैं अंग्रेजी में। या हम किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं और हमें दिख रहा है कि कोई पर्पज है इस सेंटेंस का, मतलब सेंटेंस में पर्पज का जो है भाव आ रहा है या फियर का भाव आ रहा है। ठीक है, या हम बात करें कि परमिशन लेनी है हमें किसी से, रिस्पेक्ट के साथ परमिशन लेनी है, तो परमिशन जब लेते हैं हम रेस्पेक्ट के साथ कि ना, क्या मैं ये सर कर सकता हूं, तो ये विथ रेस्पेक्ट लिख लेना यहाँ पे, विथ रेस्पेक्ट। ठीक है, तो जहां पर भी परहैप्स का, गेस का, 50% रिमोट जो 50% पॉसिबिलिटी है, या फिर हम बात करें हम किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यहां में सेंटेंस में पर्पस आ रहा है, कोई मतलब कोई कारण आ रहा है सेंटेंस में, कि कारण का भाव आ रहा है,
पर्पज का भाव आ रहा है, फियर की बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है, विथ रेस्पेक्ट की बात हो रही है, तो हमेशा हमें मे का यूज करना है। क्या यूज करना है? मे का यूज करना है। कैसे करना है वो सारी बातें बताता हूं। 50% तो मैंने बता दी। अभी देखो थोड़ा सा एक नोट डालो, अब मैं बताता हूं आपको और चीजें। मे के यूज के अलावा नोट डालो आप, ठीक है? नोट डालो, नोट में लिखो कि यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस है, जैसे अभी ऊपर बताया था कि केन वाले टेंस, केन वाला जो मॉडल है उसमें अगर पास्ट टेंस आ जाता है तो उसमें हमें क्या करना होता है? कुड करना होता है केन का। तो यहां पे मे का क्या करना है दोस्तों? मे का करना है माइट। क्या करना है? मे का माइट, ठीक है? अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर सेंटेंस में 50% जो है वो क्या है आपके 50% पॉसिबिलिटी है किसी चीज के होने की। अगर सेंटेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी आ गई, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कम, न के बराबर संभावना है ना, न के बराबर संभावना मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 25% पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की, तो क्या आएगा? तो दोस्तों तो भी माइट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? माइट आएगा। और माइट का उपयोग होगा तो वहां पर जो है मे का प्रयोग नहीं होगा। अब क्या करें? बोले 50% पॉसिबिलिटी हो गई, 25 पॉसिबिलिटी हो गई, अब हम मान लो 100% पॉसिबिलिटी है, तो इस 100% पॉसिबिलिटी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो किसी सेंटेंस में अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो क्या आएगा वहां पे? क्या आएगा वहां पे? आएगा आपके मस्ट आएगा। समझ में आ गया? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप टेंशन मतलब सारी चीजें क्लियर कराऊंगा कि मान लो किसी सेंटेंस में 25% पॉसिबिलिटी है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कि इसमें अगर है 25% पॉसिबिलिटी, तो 25% के लिए क्या आएगा? आपके आएगा माइट, ठीक है? अगर 50% पॉसिबिलिटी है मतलब आपके 50% पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे क्या आएगा? वहां आएगा मे। मान लो सेंटेंस में 100% पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे आएगा आपके मस्ट। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है मे का यूज करते टाइम, कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट आता है, 50% पॉसिबिलिटी तो मे आता है। जैसे हम बात करें मे वाले सेंटेंस के, हम वो देखते हैं एग्जांपल। पहले एक बार वापस से रिवीजन कर लो कि मे आता है परहैप्स मतलब शायद के लिए, गैस अनुमान के लिए, 50% पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, ब्लेस के लिए, प्रे के लिए, क्रश मतलब श्राप के लिए, पर्पस हो कोई सेंटेंस में पर्पस हो उसके लिए, फियर के लिए, परमिशन के लिए। परमिशन कैसे? विथ रेस्पेक्ट। परमिशन कैसे? विथ रेस्पेक्ट है तो अगर मे आएगा, ठीक है? अगर मे का पास्ट टेंस में यूज आ रहा है तो आपके क्या आएगा? माइट आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और अब देखो कुछ एग्जांपल देखो। वी ईट सो दैट वी डैश लिव। ठीक है? अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो क्या कहना चाहता है ये। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी लिव हम जिंदा रह सकें। तो हम खाते क्यों है? क्या पर्पज है हमारे खाने का? खाना खाने का क्या पर्पज है? ताकि हम जिंदा रह सके। तो पर्पज आ रहा है तो पर्पज आएगा, तो यहां पे पर्पज के साथ आपको मैंने बताया है कि पर्पज के साथ में आएगा। इस तरह से जो है सेंटेंस इतने सिंपल आते हैं कि हमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंसंट्रेशन के साथ सेंटेंस को पढ़ना है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। 3 इडियट में कहता है ना वो कि आखिर कहना क्या चाहते हो। तो इस तरह से सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस का भावार्थ समझना है और सीधा सा हमें जो है मॉडल्स लगा देना है। जैसे एक और देख लेते हैं हम सेंटेंस। द फॉग इज क्लियर, द फॉग इज क्लियर नाउ वी सी वी डैश सी वेयर
वी आर। अब देखो, अब ये अभी मैंने आपको दो मॉडल पढ़ाए, तो दो मॉडल को आप दिमाग लगा के करो इसको, है ना, इस वाले जो क्वेश्चन है इसको दिमाग लगा के करो। इसमें क्या बोल रहा है, द फॉग इज क्लियर, फॉग मतलब धुंध, क्लियर है, नाउ वी मतलब धुंध साफ हो गई है, नाउ वी अब हम सी देख सकते हैं, वेयर वी आर हम कहां हैं, हम कहां हैं अब देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या मतलब भाव क्या निकल रहा है कि फोग हट चुकी है, धुंध हट चुकी है, कोहरा हट चुका है, तो अब हम देख सकते हैं कि हम कहां हैं। तो इसमें क्या हो गया, एबल हो गया ना किसी चीज के लिए, योग्य हो गया कि है ना, धुंध हट गई तो हम देख सकते हैं। तो यहां मैं नहीं आएगा दोस्तों, मैं मत कर देना, मैंने इसलिए ये दूसरा सेंटेंस अलग दिया है। यहां आएगा दोस्तों कैन। क्यों अलग दिया है कि आप जो डिफरेंस करना सीख जाएं, डिफरेंस करना सीख जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि जहां एबिलिटी की बात आती है तो वहां पे हमेशा कैन का यूज होता है, जैसे आगे ना एबिलिटी, कैन का यूज, और मे का यूज आता है परहैप्स गैस के लिए, अनुमान। अब यहाँ पे कोई गैस थोड़ी हो रहा है कि हम देख लेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है, वहां पे तो क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर फोग हट चुकी है तो अब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो एक और करते हैं ना, एक और करते हैं। अब देखो इसको करते हैं, श्रीमती शर्मा, है ना, मिसिस शर्मा जो है आपके क्या है, बी इन द रूम, इन द रूम, द फैन इज ऑन। अब देखो इसको पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि शर्मा जी जो है, श्रीमती शर्मा जो है वो क्या है, बी इन द रूम, बी मतलब बी इन द रूम, वो रूम में हो सकती है, द फैन इज ऑन मतलब फैन ऑन है, मतलब फैन आपके क्या है, ऑन है, तो शायद वो रूम में हो सकती हैं, वो हो सकती है कहां पे, रूम में हो सकती हैं। यहां पे थोड़ा सा ऐसे भाव आ रहे हैं, जैसे हम बाहर खड़े हैं, कमरे के बाहर खड़े हैं, अब हम शर्मा जी को ढूंढ रहे हैं, अब शर्मा जी को ढूंढ रहे हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं कहां कहां ढूंढ रहे हैं, तो हमें दिखता है कमरा, अब कमरे में हमें दिख रहा है कि यार पंखा तो चल रहा है तो शायद इसमें हो सकती है, तो अब इसमें हो सकती है तो क्या है, पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी आती है तो आपको मैंने बताया तीन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो मे आता है, मस्ट आता है और माइट आता है। अब इसमें पॉसिबिलिटी कैसी है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, या फिर जो है 50% पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी आपको क्या लगती है, तो पंखा ऑन है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है ना, पंखा ऑन है ना, पंखा ऑन है मतलब कोई ना कोई बैठा है, तो इसमें हो सकती है शायद, तो यहां पे जो है पंखा ऑन होने की वजह से मस्ट आएगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसलिए यहां पे जो है आपके मस्ट आ गया। एक और देखो, एक और देख लेते हैं हम, एक और देखते हैं, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे देख लेते हैं कि आई, इसमें भी हम देखते हैं कि सोहन स्टेज इन 5 स्टार एंड ट्रेवल्स इन AC, so he dash be rich। क्या बोल रहा है, इसका क्या कहने वाला, सोहन स्टे इन 5 स्टार एंड ट्रेवल इन AC, सो ही डैश बी रिच, मतलब सोहन स्टे करता है कहां पे, 5 स्टार में। अब 5 स्टार में नहीं करता है ना, 5 रुपए वाले में, 5 स्टार होटल्स में स्टे करता है, रुकता है वहां पर। एंड ट्रेवल्स इन AC मतलब AC के अंदर घूमता है, AC वाली गाड़ी है उसके पास, उसमें तो घूमता है, और 5 स्टार होटल में रुकता है, तो इसलिए वो क्या है, रिच हो सकता है। अब इसमें पॉसिबिलिटी कैसी है भाई, रिच तो है वो, 5 स्टार में रुक रहा है या ट्रेवल्स में रुकता है, अब रिच तो रिच की भी कैटेगरी हो गई है ना, तो वो रुकता है 5 स्टार में, ट्रेवल्स करता है AC में, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा मस्ट आता है। अब सामान्य आदमी तो AC में नहीं रुक सकता, AC वाली गाड़ी में, बस में घूमते हैं, ट्रेन में धक्के खाते हैं, ठीक है,
कोई छोटा सा धर्मशाला में रुक जाता है तो वो होता है गरीब आदमी, लेकिन पैसे वाला आदमी रिच होता है वो कहाँ रुकता है, आपके 5 स्टार में रुकता है ना। अपना दिमाग मत लगाना कि दोस्त के साथ जा रहा है, उसके पास पैसा है तो 5 स्टार होटल में इसलिए रुक रहा है, अपना दिमाग मत लगाना। सिंपल सी जो चीज है उस पर ध्यान रखना। दिमाग लगा दोगे काम खराब हो जाएगा, दिमाग लगाते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, काम आपका खराब हो जाएगा। एक अब देखो दोनों मैंने बताया है आपको, तो दोनों में से अब ये वाला करो, आई रन एज फास्ट, आई रन एज फास्ट एज आई माइट, एज आई माइट। अब इसमें जो है हमें गलत देखना है। अब देखना है क्या है, मॉडल देखना है, तो ये माइट यहां पे सही है या गलत है ये देखना है। तो दोस्तों यहां देखो कि यहां पर जो है आपके आई रन जो है सेकंड फॉर्म हो गई, तो सेकंड फॉर्म हम यहां लिखेंगे, तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से माइट आया तो सही है, माइट आपके आया तो सही है। अब इसमें इसका भाव समझो, क्या बोल रहा है कि आई रन फास्ट, आई रन एज फास्ट, मैं भाग सकता हूं जितना मैं तेज भाग सकता हूं, मतलब मैं भागता हूं एज फास्ट, जितना मैं भाग सकता हूं। तो यहां पे क्या हो गया, इसमें जो है आपके एबिलिटी वाली बात आ गई, किसकी बात आ गई, क्षमता की बात आ गई, इसमें कैपेसिटी की बात आ गई, जितना मैं तेज कर सकता हूं उतना मैं कर सकता हूं, रन एज फास्ट। और कैपेसिटी या एबिलिटी के लिए क्या आता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके लिए आता है कैन, कैन आता है। अब यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस कैन वाला पास्ट टेंस में हो तो कैन की जगह हमें क्या आएगा दोस्तों, कुड आएगा। सिंपल सी चीज ध्यान रखना है कि कैन की जगह कुड आएगा। कैसे पता चला पास्ट टेंस है, कि यहां सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमेशा कुड आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन कर लो, एक और देख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे हमारे कैन और मे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आई डैश विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी, आई विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी। अब यहां पे कैन आएगा कि मे आएगा कि क्या आएगा, वो आप मुझे बताओ कि अब मैं जीत सकता हूं फर्स्ट प्राइज। तो यहां पे हम कैन लिख दें कि मैं जीत सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी हो गई, योग्यता हो गई, है ना। प्राइज इन दिस लॉटरी, सेंटेंस का भाव समझना, ये क्या कह रहा है, कैन क्या सही है, कैन, मैं आपसे पूछता हूं क्या कैन सही है, या हम इसमें मे करें है, या हम इसमें माइट करें, या हम इसमें कुड करें। लो 4 ऑप्शन और हो गए, अब बताओ क्या आएगा दोस्तों। सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला है, जब भी मॉडल के क्वेश्चन करो तो सेंटेंस का भावार्थ समझो। सेंटेंस का भावार्थ क्या कह रहा है कि आई विन फर्स्ट प्राइज, मैं फर्स्ट प्राइज जीत सकता हूं इन दिस लॉटरी। तो दोस्तों लॉटरी की बात आ रही है, तो लॉटरी होती है किस्मत पर, लॉटरी होती है आपके किस्मत पर, किस्मत के भरोसे। तो क्या चांस है, बहुत कम संभावना होती है कि अपनी किस्मत सही हो। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते ना अपन कि यार मेरी किस्मत अच्छी है मैं लॉटरी जीत जाऊंगा, या मेरी 50% चांस है कि मैं लॉटरी जीत जाऊं। लॉटरी हो या जैसे जुआ सट्टा ये वाली जो चीजें होती है, तो इसमें जो है हम बात करें कि वहां पे होती है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि रिमोट पॉसिबिलिटी जहां आ जाए वहां माइट का यूज होगा। तो इसमें आंसर होगा माइट, आई माइट विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी। मतलब पहले नंबर की बात कर रहा है वो, ये नहीं बोल रहा कि मैं लॉटरी जीत जाऊं, वो कह रहा है कि मैं पहले नंबर पे आऊंगा। और पहले नंबर पे तो एक व्यक्ति आएगा, मान लो 100 जनों ने आवेदन जो फॉर्म भरा है लॉटरी का, लॉटरी भरी है 100 जनों ने, तो आएगा तो उसमें एक ही, 99 की तो संभावना क्या हो गई, रिमोट पॉसिबिलिटी वाली हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे 100 की संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी वाली है, क्योंकि उसमें से कोई एक चुन के आएगा, तो हमें नहीं पता कि कौन आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है सेंटेंस का भावार्थ समझने की कोशिश करना, क्या करना, सेंटेंस का भावार्थ समझने की कोशिश करना। लॉटरी हमेशा रिमोट पॉसिबिलिटी वाली बातें करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपके। कुछ नहीं करना, आपको जो ये मैंने लिखवाए हैं सेंटेंस रूल्स जो है कैन के और आपके मे के, वो रटने हैं, वो रट लिए तो उसके बाद जो है सेंटेंस को आपको समझना है। सेंटेंस अगर आपने समझ लिया तो आपका जो है आंसर सही हो गया। अब हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट आपने बहुत जगह सुना होगा, मस्ट का मतलब होता है कि चाहिए,
क्या चाहिए, शुड का मतलब भी होता है चाहिए। अब मस्ट जो है आपके आता है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए। ड्यूटी कौन सी वाली, लीगल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। अब बोले ड्यूटी तो सर लीगल होती है, इलीगल होती है, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, लीगल ही होती है। देखो दोस्तों, ड्यूटी होती है दो तरह की, एक तो होती है ड्यूटी लीगल, जो आप ऑफिस वर्क करते हैं वो आपकी लीगल ड्यूटी है, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। एक होती है मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी होती है नैतिक कर्तव्य। आपने नैतिक शिक्षा पढ़ी होगी ना बचपन में, एलकेजी यूकेजी में, उस तरह से होती है एक मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी मतलब होता है जैसे हमें हमारे जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों से प्यार से बात करना चाहिए, और हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये अपनी मोरल ड्यूटी हो गई, जो हमारे जो है मौलिक कर्तव्य एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ड्यूटी हो गई लीगल, मस्ट आएगा लीगल के साथ। एक होता है ऑब्लिगेशन। क्या होता है दोस्तों, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, बाध्य, बाध्यता। क्या होता है, बाध्यता। ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता। या हम बात करें ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश होता है, आपको पता है। आदेश का भाव अगर सेंटेंस में आता है तो वहां होगा मस्ट का यूज। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, आवश्यकता। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, और एक होता है कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है दोस्तों, कंपल्सरी है कोई चीज, आपने देखा होगा कि अनिवार्य है 2 क्वेश्चन करना जब भी एग्जाम दिया होगा, है ना। कंपल्सन मतलब क्या होता है, अनिवार्यता, अनिवार्यता, अनिवार्यता। और एक होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो मैंने आपको पीछे बताई थी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब आपके 100% वाली। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा देखिए, मनन करिए कि कौन कौन सी चीज़ है मैंने आपको बताई है कि मैं जो मस्ट का यूज़ है कहाँ कहाँ पे होता है। मस्ट का यूज़ आपके कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, एक बार रिवीजन करो, और आप जो है कैन का, मे का और मस्ट का जो है एक बार देखो कि किस तरह से जो है चीज़ें कहाँ, कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि मस्ट जो है ड्यूटी के साथ आता है। ड्यूटी कौन सी, लीगल ड्यूटी। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, ऑर्डर मतलब आदेश, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, कंपल्सन का भाव आता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव होता है। तो हमें जो है मस्ट का यूज करना है ना। मस्ट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, चाहिए। अब मस्ट का जैसे ड्यूटी वाली हम बात करें, पहले हम यहां लिख लेते हैं चाहिए। मैंने आपको बताया कि मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तो मस्ट जो है आपके चाहिए के सेंस में आता है। आपने एक चीज और सुनी होगी कि चाहिए के सेंस में शुड भी आता है। तो जब भी चाहिए ड्यूटी के लिए आता है, कौन सी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, तो वहां पे मस्ट आएगा। शुड का यूज भी ड्यूटी के लिए होता है, वो कहां आता है, आपके मोरल ड्यूटी। तो जब भी नैतिक ड्यूटी की बात आती है या मोरल ड्यूटी की बात आती है तो वहां आता है आपके शुड, और जब भी लीगल ड्यूटी की बात आती है वहां आपके आता है मस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली चीज है। अब इसमें जो है हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इतना अच्छा डिफरेंस मैंने बता दिया कि मस्ट कब आता है और शुड कब आता है, ड्यूटी कौन सी होती है। इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोल्जर सोल्जर्स डैश ओबे सच ऑर्डर्स। अब इसमें तो ऑर्डर साफ लिखा हुआ आ गया कि सैनिकों को जो है अपने ऊपर के ऑर्डर मानने चाहिए। तो ये क्या हो गई आपकी, एक तरह से ड्यूटी हो गई। ड्यूटी हो गई तो ड्यूटी के साथ क्या आएगा आपके, आपको पता है ड्यूटी के साथ क्या आएगा, मस्ट आएगा। सोल्जर्स मस्ट ओबे सच ऑर्डर्स। सेकंड देखो, यू डैश पे टैक्स ऑन टाइम, है ना। ये भी क्या है, ये भी क्या है, आपकी ड्यूटी है। अब ये कौन सी ड्यूटी है मेरे को बताओ, आप मोरल ड्यूटी है कि जो है लीगल ड्यूटी है। यू पे टैक्स ऑन टाइम मतलब तुम्हें जो टैक्स है समय पर चुकाना चाहिए। तो ये कौन सी ड्यूटी हो गई, ड्यूटी कौन सी हो गई, मोरल हो गई कि आपकी लीगल ड्यूटी हो गई। अब मोरल ड्यूटी तो है नहीं, लीगल ड्यूटी कानूनी बाध्यता हो गई एक तरह से हम बात करें तो आपकी जो है इसमें आएगा मस्ट, यू मस्ट पे टैक्स ऑन टाइम। ठीक है, एक और देखो, एक और मैं आपको बताता हूं कि यू डैश गेट
यू डैश गेट 36 मार्क्स टू पास दिस एग्जाम। मतलब इसमें क्लियर लिखा हुआ अगर तुम 36% मार्क्स लाओगे तो ही पास हो पाओगे। मतलब इसमें कौन सा भाव आ गया, कंपल्सन का। कंपल्सन मतलब अनिवार्यता का भाव आ गया, और कंपल्सन का जब भाव आ जाएगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके लिए क्या आएगा, मस्ट आएगा, मस्ट आएगा। कंपल्सन का भाव आ गया, अनिवार्यता का भाव आ गया, तो उसमें मस्ट आएगा कि 36% लाओगे तभी पास होगे। 36% के नीचे लाए तो तुम्हारी तो बैंड बच जाएगी, फेल हो जाओगे दोस्तों तुम। तो इसमें यह होता है मस्ट के अंदर, ठीक है, ये होता है मस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको 3 कराए, कौन कौन से कराए, एक तो आपको मैंने बताया है कैन वाला, कौन सा बताया है, कैन वाला, दूसरा बताया है मे वाला, और एक बताया आपके मस्ट वाला, MUST मस्ट। अब हम बात करेंगे मस्ट के साथ ही हम कर लेते हैं मस्ट नोट। मस्ट नोट, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, ये देखो मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो हमने कैन कर लिया, मस्ट कर लिया, मस्ट नोट अभी करेंगे, मे कर लिया, माइट कर लिया, माइट कर लिया ना, स्ट्रॉन्ग जो है आपके रिमोट पॉसिबिलिटी। बहुत इजी वे में, पता ही नहीं चल रहा होगा कि यार इतने सारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे मस्ट नोट। तो मस्ट नोट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहां से थोड़ा साफ करना पड़ेगा और इसको जो है इधर उठा के पटकना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे मस्ट नोट। अब मस्ट नोट की हम बात करते हैं तो मस्ट नोट का मतलब क्या होता है कि जहां भी निषेध वर्ड आ जाता है, कि जैसे पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना निषेध है, प्रोहिबिशन, क्या आता है, प्रोहिबिशन, निषेध। जहां पे भी निषेध का सेंस आ जाए, मना करने का सेंस आ जाए, इसका सिंपल सा अर्थ क्या होता है, मना करना, तो वहां पे हमें जो है मस्ट नोट का यूज करते हैं। जैसे सिंपल सा है, इतना सही है इसमें कि मस्ट नोट का यूज क्या आएगा, प्रोहिबिशन के लिए आता है। जैसे यू डैश पार्क योर कार, ठीक है। अब जैसे कोई इलाका है वहां पे हमें पार्किंग नहीं, क्योंकि वहां पार्किंग नहीं है तो हमें पार्क नहीं करना, वहां पे लिखा रहता है यू मस्ट नोट, क्या लिखा रहता है, मस्ट नोट। आपने देखा होगा ना जहां पार्किंग नहीं होती वहां इंग्लिश में ये लिखा रहता है यू मस्ट नॉट पार्क योर कार। आप यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तो मस्ट नोट मना करने के सेंस में, निषेध के लिए हमेशा मस्ट नोट का यूज होता है। जैसे हम बात करें एग्जामिनीज डैश यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, इन द एग्जाम हॉल। एग्जामिनीज मतलब जो स्टूडेंट है जो एग्जाम देने आए हैं, एग्जामिनीज कहते हैं उनको जो एग्जाम देने आए हैं। तो एग्जामिनीज यूज अनफेयर मींस, मतलब अनफेयर मतलब कोई भी ऐसा मतलब चीटिंग नहीं करेगा एग्जाम हॉल के अंदर। तो मना करने के लिए क्या आ गया, मस्ट नोट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है मस्ट नोट का यूज होता है। मस्ट नोट का यूज हमेशा मना करने के लिए होता है। इसी से जुड़ता हुआ एक और होता है, वो होता है आपके 5वां, कौन सा होगा, नीड नोट। नीड नोट, नीड नोट का मतलब क्या हो गया, आवश्यकता ही नहीं है भाई साहब, हमें तो आवश्यकता नहीं, इसका मीनिंग बता रहा हूं, पढ़ने की तो आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं होने के लिए हमेशा क्या आता है, नीड नोट का यूज होता है। तो नीड नोट का यूज होता है, जैसे हम बात करें कि हम इसके एग्जांपल देखते हैं। नीड नोट का जब भी सेंटेंस में भाव आता है, आवश्यकता नहीं है का भाव आता है, तो हमें क्या है जो है नीड नोट लगाना है। यू हरी, अब इसमें देखो यू हरी, इतना सा सेंटेंस दिया यू हरी, तो इसमें देखो नीड नोट भी आ सकता है और आपके मस्ट नोट भी मस्ट भी आ सकता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, तुम्हें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस का भाव कैसे भी आ सकता है। अगर यहां पर अगर आप जो है यहां पर अगर आप मस्ट लगा देते हो कि मस्ट लगा देते हो तो भी सही है,
और नीड नोट लगा देते हो तो भी सही है, क्योंकि सेंटेंस क्लियर नहीं है ना, आगे कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, तो कैसे अपन बताएं कि ये जल्दी कर मना कर रहा है कि मतलब जल्दी करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर दोनों आ सकते हैं, तो यहां पर नीड नोट भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया जो है हम देखते हैं, यू डैश हरी बिको, अरे ये क्या हो गया, because there is a lack of time। अब यहां पे बताओ, अब ये आगे वाला सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। दोस्तों ये कहना ये चाहता है कि यू हरी बिकॉज देयर इज लेक ऑफ टाइम, मतलब लेक ऑफ टाइम मतलब कम समय बच रहा है, तो इसलिए तुम्हें जल्दी करने की आवश्यकता क्या है, जल्दी करने की आवश्यकता है, जल्दी करने की आवश्यकता है। मतलब आप ये समझो, यू हरी बिकॉज देयर इज लेक ऑफ टाइम, लेक ऑफ टाइम का मतलब होता है कम समय बचा है, तो कम समय बचा है तो हमें जल्दी करना पड़ेगा, तो जल्दी करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, नीड नोट आएगा, मस्ट आएगा, यहां मस्ट आ जाएगा। क्यों, जल्दी करने की आवश्यकता है ना, आवश्यकता नहीं होती तो नीड और नोट आ जाता। जैसे कैसे भाई, अभी हम बताते हैं कि कैसे। आप सोच रहे हो कैसे, कि जैसे यू, दोबारा देख लेते हैं, डैश हरी बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारा समय बचा है इसलिए तुम्हें अब इसमें क्या बोलोगे, बहुत सारा समय बचा है इसलिए तुम्हें जल्दी करने की आवश्यकता है, ऐसे थोड़ी होता है। यहां पे आएगा कि नीड नोट, यहां क्यों आएगा नीड नोट, क्योंकि यहां पे बहुत सारा टाइम बचा है अपने पास। तो दोस्तों कुछ नहीं है, मॉडल्स का सिंपल सा फंडा क्या है, आपको समझ में आ गई होगी कि मॉडल्स का सिंपल सा फंडा क्या है, कि मॉडल्स का सिंपल सा फंडा है, आपको हमेशा सेंटेंस का भावार्थ समझना होता है। क्या समझना होता है, सेंटेंस का भावार्थ आपको जो है समझना होता है। ठीक है, नीड नोट हो गया। अब देखो हम करेंगे वुड, क्या करेंगे दोस्तों, वुड का यूज कहां होता है, वुड का यूज कहां होता है वो हम देखेंगे। वुड का यूज होता है आपके, एक तो सबसे पहले हम बात करें कि पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट की कोई हैबिट हो गई, या हम बात करें पास्ट में कोई एक्टिविटी हो गई, पास्ट की कोई एक्टिविटी हो गई है ना, तो वुड आएगा वहां पे। तो वुड वहां पे क्या आएगा, पास्ट की हैबिट होगी, पास्ट की कोई एक्टिविटी होगी, वुड आएगा। और वुड की जगह आप जो है यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों चीजों के लिए, पास्ट की हैबिट और पास्ट की एक्टिविटी के लिए यूज टू का भी उपयोग कर सकते हैं। यहां पर देखो एक चीज अपने साथ साथ वुड के साथ साथ यूज टू भी क्लियर हो गई, कि यूज टू का उपयोग जो है पास्ट हैबिट और पास्ट एक्टिविटी के लिए भी किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ जाए, तो वहां पर भी हम जो है वुड का यूज कर सकते हैं, वहां पर भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम वुड का यूज क्या करेंगे, कोई विश आ जाए, विश, कौन सी वाली विश, ये वो विश नहीं है कि मैं तुम्हें विश कर रहा हूं, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी मैरी एनिवर्सरी हो गया, ये विश है मेरी इच्छा, डिजायर, इच्छा। ठीक है, डिजायर भी लिख लो, डिजायर इसका मतलब भी इच्छा होता है। एक होता है प्रीफरेंस, वरीयता देना, है ना, अरे स्टार क्यों बन गया, प्रीफरेंस, वरीयता। प्रीफरेंस के लिए क्या आता है, प्रीफरेंस के लिए आता है वुड आता है। इमेजिनेशन, कोई कल्पना कर रहे हैं तो इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन के लिए क्या आएगा, कल्पना कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि काश में जो ये होता और वो होता, फलाना होता, ढीमका होता, तो इमेजिनेशन के लिए क्या आता है, वुड आता है। हम किसी चीज के लिए ऑफर कर रहे हैं तो वुड आएगा, जैसे किसी को हम जैसे चाय के लिए कह रहे हैं, है ना, तो वुड का आएगा। किसी को कॉफी पीने के लिए कह रहे हैं, गर्लफ्रेंड को कॉफी पीने के लिए कह रहे हैं, या बॉयफ्रेंड को पी रहे हैं कि आज कॉफी पियोगे क्या, तो इस तरह से क्या उसके लिए क्या आएगा, वुड आएगा। ठीक है,
अब मैं गर्लफ्रेंड के लिए बोल दिया तो लड़के होते हैं यार बॉयफ्रेंड के लिए तो कोई बोलता ही नहीं, सब गर्लफ्रेंड के लिए कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों के लिए कह दिया, है ना। अपने क्लास में इक्वलिटी है, पार्शलिटी है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज क्या ध्यान रखनी है हमें, देखो वुड के लिए हमें सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि पास्ट हैबिट के लिए और पास्ट एक्टिविटी के लिए वुड और यूज टू दोनों का यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है, विश के लिए जो है आपके वुड का यूज होता है, डिजायर के लिए, सिर्फ डिजायर के लिए नहीं, डिजायर मतलब इच्छा, तो उसके लिए भी आपके लिए वुड का यूज होता है। प्रेफरेंस के लिए, वरीयता के लिए, इमेजिनेशन के लिए, ऑफर के लिए वुड का यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इसका कुछ एग्जांपल जैसे आई विश यू डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह तुम्हें जल्दी उठ के विश करूं, है ना, करूंगा या करूंगी। तो आई विश यू, विश आ गया सीधा सा, तो विश आ गया तो आपको वुड लगा देना है ना। वो वाला विश नहीं है ये जो आपको अभी मैंने बताया। मैंने क्या बोला, आई विश यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है मैं सुबह तुम्हें विश करूंगा, तो वहां पे ये चीज नहीं आएगी। वहां पे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया मे आता है विश के लिए, जैसे गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। यहां पर क्या है, ये इसकी क्या है, इच्छा है। क्या है दोस्तों, इसकी इच्छा है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मैंने आपको बताया था कि मीनिंग भावार्थ समझो सेंटेंस का। ये बोल रहा है आई विश यू, मैं जो है मेरी इच्छा है सुबह जल्दी उठने की, तो मेरी जो इच्छा है, इच्छा के लिए वुड आता है। आई विश यू वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरी सुबह जल्दी उठने की क्या है दोस्तों, इच्छा है। तो ये इच्छा है, इसलिए जो है आपके क्या आएगा, वुड आएगा। सेंटेंस देखो, आई डैश प्रेफर, आई डैश प्रेफर, फेल, मैं फेल होना पसंद करूंगा, टू कॉपी इन द एग्जाम, मतलब चीटिंग नहीं करूंगा, मैं फेल होना पसंद करूंगा। मतलब इसमें क्या कह रहा है भावार्थ, कि मैं प्रेफर कर रहा हूं किसको, फेल होने को, लेकिन मैं एग्जाम में चीटिंग नहीं करूंगा। चीटिंग करने से बढ़िया है कि मैं फेल होना पसंद करूंगा। तो प्रीफरेंस आ गया, तो प्रीफरेंस के लिए दोस्तों वुड आएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रीफरेंस के लिए, आपके इमेजिनेशन के लिए, ऑफर के लिए, डिजायर के लिए, विश के लिए, पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट एक्टिविटी के लिए वुड का यूज होता है। कैसे होता है तो मैंने आपको बताया है। एक और अपन देख लेते हैं कि वी डैश प्ले विथ डॉल्स इन चाइल्डहुड। ये लड़कियों के लिए सेंटेंस है, लड़के भी कहीं गुड़िया से खेलते थे क्या। वी प्ले विथ डॉल्स इन चाइल्डहुड, हम बचपन में गुड़िया से खेलते थे, डॉल्स से खेलते थे। तो बचपन की पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, पास्ट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा आपके वुड, वुड के साथ यहां आएगा यूज टू, दोनों ही सही होंगे। जब पास्ट एक्टिविटी या पास्ट हैबिट की बात आ जाती है तो वहां पर वुड और यूज टू दोनों आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब एक मिक्स वाला, अब मैंने जितने भी पढ़ा है ना आपको 6 पढ़ा दिया, और 6 में से जितने भी पढ़ा है ना 6 के 6। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम में जैसा पूछा जाता है वो देता हूं, और आप मुझे बताना कि क्या आएगा। 6 में से बताना है ना। चिल्ड्रन डैश, चिल्ड्रन डैश एक सेकंड रुको, इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए अलग पैटर्न बनाते हैं, है ना। ये देखो, माय पेरेंट्स माइट फीड द पुअर। ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ये देखो, फीड द पुअर ऑन माई बर्थडे।
ऑन माय बर्थडे। अब इसमें से जो है आपको पता है मॉडल छांटना है, तो मॉडल आपको पता है ये रहा माइट। तो माइट सही है या नहीं है, हमें ये देखना है कि माइट अगर सही है तो ठीक है, अगर माइट सही नहीं है तो इसकी जगह क्या आएगा, थोड़ा सा सोचो, स्क्रीनशॉट लो, समझो और मुझे बताओ कमेंट में। कि यहां पे क्या आएगा। देखो दोस्तों मैं बताता हूं इसमें, माय पेरेंट्स डैश, भावार्थ समझो बस, कुछ नहीं है और लेना देना मॉडल्स में, भावार्थ समझ लिए तो काम हो जाएगा। द पुअर फीड द पुअर ऑन माय बर्थडे। देखो माइट क्या आता है, माइट का मैंने आपको बताया, माइट आता है एक तो मे का जो पास्ट टेंस में होता है इसलिए, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि जहां पे भी रिमोट पॉसिबिलिटी की हो जाए, संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी की बात आ जाए, वहां आता है माइट। इन दो के अलावा मैंने बताया नहीं आपको। तो यहां पे आप देखो माई पेरेंट्स माइट फीड द पुअर ऑन माई बर्थडे, मतलब मेरे जो है माता पिता मेरे बर्थडे पे गरीबों को खाना खिलाते हैं। इसका मतलब ये है सिंपल सा। माइट आ गया यहाँ पे, रिमोट पॉसिबिलिटी वाली बात अगर हम यहाँ पे सोचते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभार खिला देते हैं, कभी कभार नहीं खिलाते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। बर्थडे पे खाना खिलाते हैं गरीबों को, तो एक तरह से ये पास्ट हैबिट हो गई। क्या हो गई दोस्तों, पास्ट हैबिट हो गई। पास्ट हैबिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है पास्ट हैबिट के लिए क्या आता है, वुड या फिर आएगा यूज टू, है ना। पास्ट हैबिट पास्ट एक्टिविटी हो गई, हर बर्थडे पे खाना खिलाते हैं, इसका मीनिंग ये है। मैं बोल रहा हूं दिमाग मत लगाना, केवल हिंदी अर्थ समझ लेना। हिंदी अर्थ अगर आपने समझ लिया तो आपके जो है मजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे। अब एक और मैं बताता हूं मिक्स वाला, तो मिक्स वाला आप करो, इसी तरह से पैटर्न बताऊंगा। रीचा इज इन ए न्यू फैंसी ड्रेस, सो शी could go to the party, go to a party, go to a party। मतलब रीचा इज इन ए न्यू फैंसी ड्रेस, रीचा किस में है, नई फैंसी ड्रेस में है, उसने नई ड्रेस पहनी हुई है। सो सी कुड गो टू ए पार्टी, तो वो पार्टी में जाएगी। तो यहां पे हमें देखना है कि मॉडल कौन सा है, कुड। तो कुड की जगह क्या आ सकता है, हमें वो देखना है जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें। तो दोस्तों कुड तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसमें जो है कुड का पहली बात तो पास्ट टेंस, और कैन का जो है पास्ट क्या होता है, कुड होता है। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट का भाव भी नहीं आ रहा, तो कुड तो यहाँ पे गलत है, और पास्ट टेंस का भी यहाँ सेंटेंस नहीं आ रहा, तो ये कुड तो गलत है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे आएगा क्या। यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, रीचा इज ए न्यू फैंसी ड्रेस। रीचा किसमें, फैंसी ड्रेस में है, सो इसलिए हमें सो सी गो टू ए पार्टी, तो वो पार्टी में जाएगी। और उसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है, कितनी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्यों, फैंसी ड्रेस पहन के मंदिर तो जाएगी नहीं, पार्टी में जाएगी, कोई पार्टी वार्टी के अंदर, है ना। अब बोले सर शादी में जा रही होगी, अरे तो शादी भी पार्टी होती है भाई, शादी भी क्या होती है, पार्टी होती है। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो है आएगा मस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा दोस्तों, मस्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ये जो है आपके मॉडल्स इस तरह से हैं। अभी हम, हाँ दोस्तों, शुड और आउट टू की हम बात कर रहे हैं, और शुड और आउट टू का मतलब हो गया दोस्तों, शुड का यूज आता है आपके, मैंने आपको बताया था पहले भी, शुड का आता है ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए शुड का यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके मस्ट का यूज भी ड्यूटी के लिए होता है, लेकिन वहां पे था लीगल ड्यूटी, और यहां पर है ये मॉरल ड्यूटी के लिए जो है शुड का यूज होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी, मतलब नैतिक बाध्यता के लिए भी, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी, नैतिक बाध्यता के लिए भी, हिंदी में लिख लेना, क्योंकि इसका रीजन यह है कि क्योंकि
हम जब पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा हिंट के रूप में हिंदी में लिख लेना चाहिए कि नैतिक बाध्यता, मोरल ऑब्लिगेशन। हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो उसके लिए भी शुड का या ought to का यूज होता है। हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, सजेशन देने के लिए भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। और मॉरलिटी के लिए भी हम, नैतिकता के लिए भी हम जो है इसका यूज कर सकते हैं शुड का। तो दोस्तों शुड का यूज है ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मॉरलिटी के लिए, इन सब के लिए जो है शुड का यूज होता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम नोट लगाते हैं और नोट में लिखते हैं हम 10 रुपए का नोट लगाओ और नोट में लिखो आप कि यदि सेंटेंस में, यदि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है जो है, अगर आपने सीख लिया ना ये नोट तो मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश में जो मॉडल करने में, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि सेंटेंस में कहीं पे भी अगर लेस्ट लिखा हुआ आ जाए, लेस्ट मतलब अभी हम आपको बता दें, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, है ना, लेस्ट का प्रयोग होता है, लेस्ट का प्रयोग होता है, लेस्ट का प्रयोग होता है तो वहां फिर कुछ नहीं है, ought to नहीं आएगा, वहां केवल फिर आएगा शुड ही आएगा, शुड ही आएगा। सिंपल सी पहचान है, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी लेस्ट दिखा हुआ मिल गया, लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि। अगर सेंटेंस में अगर इस तरह से लेस्ट लिखा हुआ आ जाता है तो तुम्हें जो किसका यूज करना है, आपको यूज करना है केवल शुड का, शुड का यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग्स को सही कर लो। ठीक है, शुड का यूज करना है। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वॉक स्टडी, वॉक स्लोली, लेस्ट यू डैश फॉल। अब यहां पे लिखा हुआ है वॉक स्लो, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा ना हो, तो हमें हमेशा इसके लिए शुड का यूज ही करना है। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। शुड का यूज लेस्ट के साथ होता है, इसको दिमाग में आप बैठा लेना। सेकंड देखो, वी डैश बी काइंड टू द पुअर। अब इसमें तो लेस्ट आया नहीं, लेकिन लेस्ट के अलावा भी मैंने ऊपर चीजें बताई ना, क्या कौन सी, ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मॉरलिटी के लिए हमेशा शुड या ought to का यूज होता है। तो वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों पे दया दिखानी चाहिए। ये क्या है, मॉरलिटी हो गई, मॉरल ड्यूटी हो गई एक तरह से हम बात करें तो। यहां पे शुड आएगा, ought to भी आ सकता है, ठीक है, ought to भी आ सकता है। एक और कर लेते हैं हम एग्जांपल, रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। इसका मतलब क्या है, रन फास्ट, तेज भागो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी ट्रेन मिस कर दो। तो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट आ गया तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। यहाँ पे ought to मत लगा देना, केवल और केवल शुड आएगा। ठीक है, ये था हमारा मॉडल शुड और ought to। अब देखो अगला मॉडल है, वो है हमारा विल और शैल। अब देखो आपने पढ़ा होगा टेंस भी, जब भी पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े तो हम आगे वाली क्लास में टेंस ही पढ़ने वाले हैं। अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी, आपके मॉडल आज कंप्लीट हो जाएंगे, आगे वाली जो क्लास होगी वो टेंस ही होगी। और टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब सुनी होगी विल और शैल। तो विल और शैल की हम बात करें तो इसका यूज हमेशा यूज होता है विल और शैल का, कि सेंटेंस में किसी भी भाव के अंदर धमकी देने का भाव हो, थ्रेट का भाव हो, थ्रेट मतलब धमकाना, या वार्निंग का भाव हो, या हम बात करें प्रॉमिस का भाव हो, या हम बात करें ऑर्डर का भाव हो। ऑर्डर के लिए मस्ट भी आता है और ये विल और शैल भी आता है, ये देख लेना आप, है ना। वो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है कि एक जो है मॉडल दूसरी जगह भी उपयोग हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का भाव आना चाहिए। कुल मिला के बात यह, डिटर्मिनेशन का भाव हो, थ्रेट का भाव हो, थ्रेट मतलब दोस्तों धमकी, वार्निंग मतलब चेतावनी, प्रॉमिस मतलब वादा, ऑर्डर मतलब आदेश, पता है, डिटर्मिनेशन मतलब आपके जो है निश्चितता, दृढ़ निश्चितता। ठीक है,
तो आपको पता है हम जब टेंस पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आई और वी के साथ जब हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं आपके शैल का नॉर्मल सेंटेंस में। लेकिन जब हम बात करें कि जब ये वाली चीजें आ जाए सेंटेंस में, धमकी देने की, वार्निंग देने की, है ना, धमकी देने की, वार्निंग देने की, या हम बात करें कि ऑर्डर की, डिटर्मिनेशन की, तो अगर ये चीजें आ जाती है सेंटेंस में तो वहां पर जो है वो चीजें उल्टी हो जाती है और आई और वी के साथ सेल की जगह फिर विल का यूज होता है और ही, शी, इट, यू, नेम और दे के साथ क्या आता है दोस्तों, शेल आता है। ये जो है गेम पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ शेल की जगह विल आएगा अगर सेंटेंस में थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन का भाव हो। ये चीज जिन्होंने टेंस पढ़े हैं वहां पे भी आपने देखा होगा कि इसी तरह से होता है और ये जो है यहां पर मॉडल्स में भी इसी तरह से रहती है चीजें। जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं एक कि आई डैश बीट यू टुमारो। आई बीट यू टुमारो मतलब मैं तुम्हें कल मारूंगा। धमकाने वाली बात आ गई है ना, धमकी देने वाली बात आ गई, तो यहां आई के साथ क्या आएगा, यहां आई के साथ दोस्तों विल आएगा। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, विल आएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, यू डैश बी पनिश्ड इफ यू कम लेट। अगर तुम लेट आए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये क्या है, चेतावनी है, वार्निंग है। तो वार्निंग के साथ मैंने आपको बताया है कि यू आ गया, तो यू के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शैल आएगा। इसी तरीके से हमें एक यहां पे नोट लगाना है और नोट लगा के लिखना है कि नोट लगा के लिखना है कि अगर सेंटेंस में इनकार, इनकार मतलब मना करना, इनकार का भाव आ जाए, रिफ्यूज्ड का भाव आ जाए, इसको थोड़ा ढंग से लिखो, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, रिफ्यूजल का भाव आ जाए ना, रिफ्यूजल, ये ऐसे लिख लो, किया जाए, तो क्या आएगा, तो आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा या विल आएगा, इसमें आएगा दोस्तों विल नॉट, विल नॉट आएगा। अगर सेंटेंस में रिफ्यूजल का भाव आए तो विल नॉट आएगा। इनकार या प्रोहिबिशन का जो निषेध का भाव आए तो आपको पता है, मैंने बताया था मस्ट नॉट आएगा। लेकिन हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो मना करने, इनकार करने के लिए हमेशा रिफ्यूजल के लिए आई और वी के साथ विल नॉट आएगा। क्या आएगा, आई और वी के साथ विल नॉट आएगा। जैसे हम देखें सेंटेंस, एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आई डैश गिव, आई डैश गिव एनी मनी, एनी रुपीज कर लो, एक काम करो, इसको मनी भी कर सकते हो, रुपीज कर लो, रुपीज। ठीक है, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू, अरे यार एक सेकेंड ना, आई गिव यू एनी रुपीज। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि आई गिव यू एनी रुपीज। अब यहां पे आपको क्या भाव समझ में आ रहा है, यहां पे थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे, आई गिव यू एनी रुपीज, तो यहां पे देखो सिंपल सा, तो क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं, विल नॉट आएगा, इनकार करने का। इसमें सीधा सा अर्थ आ रहा है इनकार करने का। बोले सर इसमें ये भी तो हो सकता है आई विल गिव यू मनी, है ना, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पर एनी आ रहा है। देखो दोस्तों, ये जो है आपके एनी डिटर्मिनर्स, एनी का मतलब हमेशा जो है एनी का यूज होगा नकारात्मक वाक्यों में, मना करने के भाव में। तो एनी की वजह से यहां विल नॉट आ जाएगा, नहीं तो ये ऐसे भी हो सकता था आई विल गिव यू रुपीज। ठीक है, जैसे सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा हुआ है कि अंतर पता चल जाएगा अभी आपको, है ना, विल नॉट में और मस्ट नॉट में। दिस इज ए डिफेंस एरिया, सो यू डैश फोटोग्राफ।
हियर। अब यहां पर डिफेंस एरिया है, इसलिए तुम फोटोग्राफ कर सकते हो या नहीं कर सकते। सिंपल से आपने देखा हो डिफेंस एरिया में फोटोग्राफ्स अलाउ नहीं होती, तो वहां क्या है, इनकार करेगा या फिर वहां पे जो है निषेध होगा। वहां दोस्तों इनकार होगा या निषेध होगा, वहां विल नोट आएगा कि मस्ट नोट आएगा। तो वहां दोस्तों मस्ट नोट आएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे जो है निषेध होता है, प्रोहिबिशन होता है, तो वहां पे जो होता है प्रोहिबिशन के कारण मस्ट नोट आएगा यहां पे। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, वो आपसे सीधा सिंपल सा समझ में आ जाएगा। आई डैश गो विथ यू, समझ में आ रहा होगा वैसे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करोगे आराम से एक बार आ जाएगा समझ में। क्योंकि इंग्लिश का और मैथ का क्या होता है कि आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही जो है क्लियर चीजें होगी। आई डैश गो विथ यू इफ यू मिसबिहेव, अगर तुम मिसबिहेव करती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा है कि नहीं चलूंगा। मना करने का भाव आ रहा है, इनकार करने का भाव आ रहा है, तो इनकार में क्या आएगा, विल नॉट। आ गया प्रोविजन, प्रोहिबिशन और मस्ट नॉट और विल नॉट में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक और जो होता है आपके मॉडल, वो होता है आपके डेयर नॉट। डेयर नॉट का मतलब होता है लेक ऑफ करेज। इसका सेंटेंस में भाव आता है लेक ऑफ करेज। लेक ऑफ करेज मतलब साहस की कमी, साहस की कमी। जहां पे भी आ जाए सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस आ जाए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि शी डैश गो आउट अलोन। अब यहां पर देखो, आप मुझे बताओ कौन कौन से जो है आ सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है शी गोट आउट अलोन, वह अकेली बाहर जा सकती है, नहीं जा सकती है, या फिर डेयर नोट मतलब करेज है, साहस की कमी है, तो यहां पे क्या है, कैन आ सकता है, नहीं जा सकती के लिए कैन नोट आ सकता है, जा सकती है के लिए कैन आ जाएगा, कैन नोट आ जाएगा, और कैन नोट आ सकता है तो डेयर नोट भी आ सकता है कि उसमें हिम्मत ही नहीं है बाहर अकेले जाने की। तो इस तरह से जो है हमारे मॉडल्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। डेयर नोट हमने पढ़ लिया है, शुड वुड पढ़ लिया है, विल शैल पढ़ लिया है, आउट टू पढ़ लिया है, वुड पढ़ लिया है, हमने सारे पढ़ लिए हैं मॉडल्स। और मॉडल्स के जो ये है आप क्लास यहाँ पे ये खत्म हो गई है कंप्लीट। यहाँ से अगर मॉडल्स आपने पढ़ लिए हैं तो आपको जो है कहीं पे भी और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को जिन्होंने भी पूरी क्लास देखी उनको बहुत बहुत शुक्रिया भी बोल सकते हैं, और आपको सीरियस स्टूडेंट भी बोल सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को जो लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, कि आप जो है इतना पेशेंस के साथ जो है मेरी बातें सुने, क्लास लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेंस या फिर हम प्रीपोजिशन, जो भी हमें जो है सूटेबल रहेगा हम, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।